नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। दिन भर की बड़ी खबरें जानेंगे विस्तार से। बस्तर में पुलिस के ऑपरेशन से नक्सली बौखला चुके हैं, अपने ही संगठन से जुड़े लोगों को निशाना बना रहे हैं। बस्तर पुलिस का यह दावा है कि ये सभी हत्याएं पश्चिमी बस्तर डिवीजन में हुई हैं। इलाके में 6 नक्सलियों की खुद नक्सल कमांडर्स ने हत्या कर दी। इसमें एक पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का सदस्य है। इसकी हत्या डिविजनल सेक्रेटरी पापा राव के इशारे पर की गई। विज्जा नाम के इस नक्सली की हत्या को लेकर काफी हो हल्ला था। इस बीच पुलिस के मुताबिक दूसरे नक्सलियों को खुद उनके साथियों ने मारा, क्योंकि वो अब उनका साथ नहीं देना चाहते। पुलिस का यह दावा है कि इन इलाकों में पुलिस उन घरों तक भी पहुंच चुकी है जिनके परिवार के सदस्यों को मारा गया है। परिवार के लोगों ने उन्हें बताया कि पहले वो नक्सली हुआ करते थे। हैरानी की बात यह कि पूरे मामले में अब हत्या के बाद एफआईआर कराने के लिए भी कोई तैयार नहीं। पुलिस का कहना है कि हत्याओं की वजह एक के बाद एक पुलिस को मिल रही सूचनाएं और नक्सलियों के खिलाफ एनकाउंटर में मिलती कामयाबी है, जिससे नक्सली बौखला गए हैं। इस प्रकार विगत हफ्ता 10 दिन में 6 से अधिक माओवादी कैडर्स को खुद उनके अधीनस्थ नहीं तो सीनियर कैडर्स द्वारा अलग अलग घटनाक्रम में उनका हत्या की गई थे। ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसके ऊपर पुलिस द्वारा निगरानी रखा जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में माओवादी की इस प्रकार का आपसी खींचतान के कारण से उनके संगठन का खात्मा बहुत जल्दी होगा। तो पुलिस का ये दावा है कि लगातार बढ़ता दबाव, ऑपरेशंस में मिलती कामयाबी, नक्सलियों के बीच आत्मसमर्पण की होड़, इस वजह से नक्सली बौखला गए हैं। अपने ही कमांडर्स को मौत के घाट उतार रहे हैं। जिन घरों में मौत के घाट उतारा गया कमांडर्स को, वहां तक भी पुलिस पहुंची है, लेकिन कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार नहीं है। नक्सलियों का साथ छोड़ने वाले लोगों को नक्सली खुद मार रहे हैं। हत्या के बाद नक्सलियों का एफआईआर न कराना इस बात का सबूत है कि नक्सलियों और उनके आपसी संगठनों के बीच में तालमेल की कमी है। नक्सली बौखलाए हुए हैं, पुलिसिया कार्रवाई से भड़के हुए हैं। तो आपको बता दें कि खुद नक्सल कमांडर 6 नक्सलियों की हत्या कर चुके हैं, क्योंकि वो नक्सल संगठन छोड़ना चाहते थे, नक्सलियों का साथ छोड़ देना चाहते थे, इसलिए 6 को मार दिया। और अब इस पूरे मामले में पुलिस का यह दावा है कि बौखलाए नक्सली अपने ही लोगों को मार रहे हैं। वहीं बस्तर में 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एनएमडीसी के निर्माणाधीन स्टील प्लांट के नजदीक माओवादियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। साल 2012 से इस इलाके में लगातार माओवादी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों का सपोर्ट नहीं मिला है और इस वजह से बार बार नक्सली नाकाम होते हैं। इस इलाके में नक्सलियों की आंध्र ओडिशा बॉर्डर कमेटी और मार्चकोट एरिया कमेटी सक्रिय है। नक्सल कमांडर शंकर के पुलिस के हत्थे चढ़ जाने के बाद लक्ष्मण नाम के कमांडर ने संगठन को ऑपरेट किया है। जानकारी के मुताबिक गुमलवाड़ा में जिस युवक की हत्या की गई उसके पीछे लक्ष्मण का हाथ होना पाया गया। इस घटना ने साफ कर दिया कि माओवादी इस इलाके में पीछे हटना नहीं चाहते। दूसरी तरफ नगरनार स्टील प्लांट का नजदीक होना बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मार्चकोट और तिरिया के जंगलों से होकर एनएमडीसी की पाइपलाइन नगरनार स्टील प्लांट तक जारी, और ऐसे में आए दिन इस जगह नक्सलियों की माओवादियों की गतिविधियां स्टील प्लांट के कामकाज पर असर डाल सकती हैं। प्लांट शुरू होने में 6 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में नक्सल घटनाओं में इजाफा न हो, इसके लिए पुलिस भी सिलसिलेवार ऑपरेशन चलाने की बात कहती है। तो एक तरफ लगातार पुलिस की चुनौती है, लेकिन दूसरी तरफ नक्सली बौखलाए हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, और ऐसे 6 नक्सलियों के मारे जाने का दावा पुलिस का है। हमारे साथ में नरेश मिश्रा सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेश, एक के बाद एक कई ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं जहां नक्सलियों के बौखलाने के सबूत पुलिस पेश करती है या बताती है, फिर कुछ घटनाएं घटती हैं जो नक्सली खौफ डालने के लिए घटनाएं करना चाहते हैं, उनका इनपुट मिलता है। अभी ये जो 6 नक्सलियों के मार गिराने का दावा है उनके द्वारा, उनके संगठन के लोगों द्वारा, इसका क्या सच है? तो ये
तक का सबसे अनोखा मामला होगा जब 1 महीने के अंदर अंदर इतने सारे नक्सल कैडर के लोगों की हत्या माओवादियों के द्वारा ही की गई है। क्योंकि अमूमन जब कोई सरेंडर करता है, पुलिस के साथ आ जाता है। तो हमारी सहयोगी की आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही, दोबारा उनसे कनेक्ट करते हैं, दोबारा से उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। अपने साथियों को मौत के घाट उतारने का एक अलग तरह का मामला पुलिस बता रही है। उनका यह कहना है कि नक्सली बौखलाए हैं, जो साथ छोड़ देना चाहते हैं उन्हें मौत के घाट उतारें। नरेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप बता रहे थे हम सुन नहीं पाए, बताएं क्या इसके पीछे सच सामने आया? देखिए, पुलिस ने ये दावा किया है कि उन्होंने ग्रामीण इलाकों में पहुंच के इन परिवारों से मुलाकात की है और फिर ये तस्दीक हुआ है कि माओवादी अपने ही साथियों की भी हत्या कर रहे हैं। तो ये अपनी तरह का अनोखा मामला है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामले देखे नहीं जाते रहे। और इसमें एक डीवीसी लेवल का एक कमांडर मारा गया है और जनताना सरकार से लेकर के जो निचले मिलिशिया तक के कैडर के लोग हैं, ऐसे 6 लोगों के नाम पुलिस ने नाम के साथ एक तरह से सामने रखा है कि इनकी हत्या पिछले 1 महीने के अंदर की गई है। तो ये अपने आप में एक अनोखा मामला है और ये दर्शाता है कि माओवादी संगठन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि अभी तक माओवादियों की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। और अगर आप सिलसिलेवार पुनः देखेंगे तो इससे पहले 17 लोगों की करीब इसी पश्चिम बस्तर डिवीजन और दक्षिण बस्तर डिवीजन से जो लगा हुआ इलाका है, इन इलाके में हत्या की गई है ग्रामीणों की। और अगर ये जो इलाका है ये बैलाडीला के पीछे पड़ता है और तकरीबन 60 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहां कोई पुलिस कैंप ही नहीं है, तो आप ये मान सकते हैं कि माओवादियों की एक हुकूमत है उस इलाके में। तो जब पुलिस भी वहां पहुंच रही है तो ये लोग FIR तक दर्ज कराने को तैयार नहीं है और ये पुलिस के लिए परेशानी है, क्योंकि पुलिस इसकी वजह से ठीक तरीके से सबूत के साथ इस मामले का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है। पर जो नाम है, जो जिस तरह से पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं, उससे माना जा सकता है कि अगर ये स्थितियां जंगल में पैदा हो रही हैं तो आने वाले समय में नक्सल संगठन के भीतर जो तनाव है, जो प्रेशर है, वो बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक प्रेशर का बढ़ना, दूसरा आपसी तालमेल का अभाव होना, लगातार नक्सली साथ जो छोड़ना चाहते हैं, अब उनके प्रति कमांडर सख्ती दिखाना चाहते हैं, मैसेज शायद देना चाहते हैं, इसीलिए 6 नक्सलियों की हत्या की। इधर छत्तीसगढ़ की खाली हुई मरवाही विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है, तारीख आ चुकी है। इसके लिए प्रत्याशी चयन की कवायद हर एक पार्टी में अंतिम दौर में है। कांग्रेस भाजपा में 4 नाम सामने आ रहे हैं, तो JCCJ से अमित जोगी और ऋचा जोगी में से किसी एक को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि इस बीच अमित जोगी ने खुद अपने नाम का ऐलान किया। दूसरी ओर एक बार फिर से जाति का जिन्न बाहर निकला। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मरवाही में इन दिनों सियासत गर्म है। बड़े सियासी नेताओं की क्षेत्र में आवाजाही बढ़ गई है। खाली हुई विधानसभा सीट के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बहस हो रही है असली नकली की, और इसके घेरे में जोगी परिवार है, जिनकी जाति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल मरवाही सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2001, 2003, 2008 और 2018 में स्वर्गीय अजीत जोगी मरवाही सीट से चुनाव लड़े और विधायक बने। 2013 में अमित जोगी ने यहां से चुनाव लड़ा था। इस बीच अजीत जोगी की जाति को लेकर हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आदिवासी नहीं माना और उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। इसी आधार पर अमित जोगी के जाति को लेकर भी 2 आपत्ति पूर्व में दर्ज हो चुकी है, जिन पर जांच चल रही है। इस बीच अब स्वर्गीय अजीत जोगी की बहू और अमित जोगी की धर्मपत्नी ऋचा रूपाली जोगी की जाति को लेकर बवाल शुरू हो गया है। संत कुमार नेताम ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि ऋचा जोगी के आवेदन के आधार पर उन्हें गोंड आदिवासी जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। श्रीमती ऋचा जोगी है, उनको भी SDM मुंगेली के द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। जिला कलेक्टर मुंगेली को 18 बिंदुओं के आधार पर हमने शिकायत की है, तो निश्चित से हमें ऐसा लगता है उनके जाति प्रमाण पत्र निरस्त होगा और वो भी जो दावेदारी करने के सोच रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी दावेदारी नहीं बनती है। संत कुमार नेताम की शिकायत पर मुंगेली कलेक्टर का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली है और उसके बाद जिला सत्यापन समिति को मामला सौंपा गया है, जिस पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। रिपोर्ट के बाद इसमें आगे की कार्रवाई करने की बात मुंगेली कलेक्टर ने कही है। संबंध में तो मुझे डिटेल नहीं मालूम है कि वो जारी जरूर हुआ है,
और ये छानबीन करने के पश्चात ही, जो सत्यापन करने के पश्चात ही वो कहना उचित होगा कि ये सही है या गलत है। जाति को लेकर उठाए जा रहे बवाल के बीच अमित जोगी ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाया है। साथ ही कांग्रेस पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया है। ऋचा जोगी की जाति की शिकायत के बाद अमित जोगी ने एक ट्वीट भी किया है। यहाँ एक प्रमोटी कलेक्टर को भेज दिया है जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है। डील हुई है कि तुम अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करोगे और हम तुमको दुर्ग का कलेक्टर बना देंगे। इसकी 2 साल की तो सेवा बची है। ऋचा जोगी की जाति को लेकर उपजे बवाल पर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कटाक्ष किया है और कहा है कि वक्त आने पर न्यायालय से सारी बातों का फैसला हो जाएगा। जबकि भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मरवाही से ऋचा जोगी के चुनाव लड़ने की अटकलों पर कहा कि लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाना चाहिए। अब लगातार 30 साल एक जाति प्रमाण पत्र का मुकदमा विभिन्न न्यायालयों में लंबित था, कैसे बनवाया गया था आप लोग समझते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद उसी के रास्ते में ये दूसरा जाति प्रमाण पत्र है, इसलिए अब इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वक्त आएगा तो माननीय न्यायालय इस सारी चीज़ों का फैसला कर देगी। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर अमित जोगी का जो बयान आया है और कुछ ना कुछ उनको कहीं बात पता लगी होगी, तो उनको लगता है कि चुनाव लड़ने से कांग्रेस के द्वारा रोका जा सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें आ रही हैं। जोगी के जाति का मामला लंबे अरसे से मुद्दा बना हुआ है, लेकिन चुनावी दौर में उस मुद्दे को अलग ढंग से देखा जा रहा है। वहीं सवाल ये भी है कि जाति को लेकर बवाल का सवाल आखिर कब सुलझेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बलरामपुर गैंगरेप केस को लेकर सियासी तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। घटना पर मंत्री शिव डहरिया के बयान से भड़की बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ता मंत्री को चूड़ियां भेंट करने पहुंची। शिव डहरिया से इस्तीफे की मांग की। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इस दौरान पुलिस से झूमाझटकी भी हुई। बीजेपी ने ऐसी घटनाओं को लेकर सरकार और मंत्रियों के रवैये पर सवाल उठाए। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस यूपी के हाथरस की घटना को राजनीतिक रूप देना चाहती है, जबकि छत्तीसगढ़ में 57% रेप की घटनाएं नाबालिगों के साथ घट रही हैं। ना तो इस ओर सरकार ध्यान दे रही है, ना मंत्री इसकी सुध ले रहे हैं। सरकार के मंत्रियों का कहना है विपक्ष में होने के चलते बीजेपी नेताओं का दिमाग काम नहीं कर रहा है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा सरकार सभी मामलों पर संजीदा है। जहां भी कोई केस सामने आता है फौरन उस पर एक्शन होता है। हाथरस की तरफ कांग्रेस के नेता मार्च कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं हाथरस को, तो छत्तीसगढ़ आज पूरे देश के अंदर एक ऐसी स्थिति में खड़ा हुआ है जहां 57% माइनर के साथ रेप हो रहा है। तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ की सरकार भी दिखना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी विपक्ष में है और कई बार विपक्ष में लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब जब घटना हुई है और संज्ञान में आया है, यहाँ त्वरित कार्रवाई हुआ है। जशपुर के सोनक्यारी इलाके में पहाड़ी कोरबा युवती के साथ दुष्कर्म के बाद संदिग्ध मौत मामले को लेकर भाजपा बड़े आंदोलन की तैयारी में है। रायगढ़ की भाजपा सांसद गोमती साय आज पीड़िता के परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंचे। उनके साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव और खादी ग्रामोद्योग के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार राय भी थे। मृतका के परिजनों से मिलकर उन्हें इंसाफ दिलाने का वायदा किया। युवती की मौत को हत्या बताते हुए मामले की जांच की मांग की गई। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को जशपुर आकर अपनी सरकार के कामकाज का तरीका देखना चाहिए। अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय एक दिन पहले मृतका के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें कि सोनक्यारी इलाके में दुष्कर्म पीड़ित युवती को 7 महीने का गर्भ था और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ये बहुत दुखद विषय है। आज मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कहना चाहती हूँ, एक सांसद होने के नाते, आज उत्तर प्रदेश के एक बेटी के साथ घटना हुआ है, जा रहे हैं वहाँ, तो यहाँ भी वो लोग आएँ
और उनके सरकार का करतूत को यहाँ देखें। उनका खर्चा लगेगा, हम करेंगे खर्चा, लेकिन आए और देखें जनजाति समाज के बेटी के साथ क्या हो रहा है। वो अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तो है, और ऐसा संदिग्ध भी उसको बनाने की कोशिश की गई है जिससे अपराधी बच जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पर गंभीर जांच करने की आवश्यकता है। थाने जाने से भी रोकने की कोशिश की है। ये तो पूरी तरह से इस बात का संकेत हो रहा है कि इस अपराध में एक व्यक्ति नहीं, पूरा समूह शामिल है। वो सारे दंडित होने चाहिए। दुर्ग जिले के मचानदूर इलाके में कीटनाशक के फसल पर असर नहीं करने की वजह से किसान ने खुदकुशी की। इस पे कई सवाल खड़े हुए। शुरुआती जांच में नकली कीटनाशक होने की बात सामने आ रही है। वहीं खुदकुशी करने वाले किसान ने जिन 3 कृषि केंद्रों से ये कीटनाशक खरीदा, उनको सील कर दिया गया। इधर बीजेपी ने विधायक दल की कमेटी की तरफ से मामले की अलग से जांच करने की बात कही। बाली आने के बाद बर्बाद हो गई इस फसल ने छत्तीसगढ़ के किसानों की नींद उड़ा दी है। दुर्ग जिले के मचानदूर इलाके में ही यही हाल है। कई बार कीटनाशक डालने के बाद भी फसल को होने वाला नुकसान नहीं रुक रहा। इसी वजह से मातरोडीह के किसान दुगेश निषाद ने 4 अक्टूबर को खुदकुशी कर ली। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हुई। खुदकुशी करने वाले किसान ने जिन 3 कृषि केंद्रों में कीटनाशक खरीदा था, उन्हें कृषि विभाग के अधिकारियों ने सील कर दिया। उतई के सदगुरु कृषि केंद्र, दुर्ग स्थित भारत कृषि केंद्र और कृषि विकास केंद्र में सील किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक कृषक द्वारा उसके द्वारा बोला गया है कि मैं 3 बार दवाई डाला लेकिन असर नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोगों ने आज निरीक्षण किया तो कमी पाई, इसलिए सील की है। उसके बाद में इसका विस्तृत निरीक्षण करेंगे, इसलिए आज सील किया गया है। IBC 24 की टीम हालात का जायजा लेने के लिए गांव पहुंची। किसानों का कहना है कि वे फसल का सैंपल कृषि केंद्र लेकर जाते हैं और वहां से निर्देश के बाद ही कीटनाशक लाते हैं, लेकिन कीटनाशक असर नहीं करता, जिसकी वजह से इसके नकली होने की आशंका है। कहीं न कहीं हम लोग भी कितना जागरूक हैं, तो अपने जो विभागीय अधिकारी है, कृषि अधिकारी होते हैं, अपना ग्राम सेवक जो आते हैं, इन लोग थोड़ा सा मौसम देख के एडवाइस करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। हालांकि किसान के खुदकुशी के तुरंत बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए और गृह मंत्री खुद मृतक के परिजन से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन भाजपा ने विधायक दल की एक कमेटी से मामले की जांच कराने की बात कही है। वहीं भाजपा सांसद विजय बघेल भी मातरोडीह पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सहायता राशि सौंपी। इधर बीजेपी किसान मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। उसको ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ लूट चुका है और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ये किसानों की हितैषी सरकार है जो बैठी हुई अपने आप को बताते हैं, लेकिन इनके राज में किसान जितना पीड़ित हुए हैं कभी किसी के राज में नहीं हुए हैं। ऐसी घटनाएं होंगी तो और किसान निराश हताश होंगे, वो तो सोच में पड़ जाएंगे हम कहाँ से खाद दवाई लाएं, किस दवाई को डालें। तो सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार जवाब देही है, जवाब देना चाहिए उनको। नकली खाद, नकली बीज बनाने वालों का कारोबार बढ़ सा गया है। किसानों की आत्महत्या की घटना बढ़ रही है। हम सफाया नहीं कर पा रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो नैतिकता के नाते उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा से ही सियासी मुद्दा रहे हैं। ऐसे में किसी किसान की मौत सभी राजनीतिक दलों के लिए सरकार और प्रशासन को घेरने का मौका हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच ये सच सामने आना चाहिए कि आखिर कीटनाशकों ने काम क्यों नहीं किया। क्या कीटनाशक नकली थे? एक किसान की मौत का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।